इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के इश्यूज, ये ज्वलंत समस्याएं हैं। एक मेरा सवाल यहीं पर ये है कि सर कि आप जैसे बता रहे हैं कि दोनों में भ्रष्टाचार रहा, दोनों की एक सेम इशू थे और विरासत में सब चीज़ें प्रॉब्लम्स मिली हैं बीजेपी को, लेकिन माय पॉइंट इज़ कि कांग्रेस ने विरासत में ये सब चीज़ें दी हैं। अब जब ये चीज़ें हैं उनको विपक्ष को भुनाना भी नहीं आ रहा। बीजेपी करे, विपक्ष पे ही हमला करे, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाले, उनकी संपत्ति कुर्क करे। कम से कम विपक्ष में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको तो नंगा करे। सही बात। लेकिन ये कौन सा नया कानून है कि पहले आप भ्रष्टाचारी घोषित करो, उसको ईडी का नोटिस दो, वो ईडी का नोटिस लेके आपके पास आता है, उसके भाजपा की सदस्यता दो, उसको मंत्री बनाओ। ये बोलते हैं कि किसी हिंदू महिला का मंगलसूत्र खींच के मुसलमान को दिया जाएगा, आदिवासी की चांदी लेके। कहाँ लिखा है, किसने कहा? भारत रत्न देके दलितों के वोट लेते हो तो आज एक हिंदू होने के नाते मेरा सवाल है सरकार को, भारत रत्न आपने उस आदमी को कैसा दिया जो हिंदू, जो कहता है कि मैं राम और श्री कृष्ण को नहीं मानता? आज के यूथ को ये लगता है कि उन्होंने कहीं रात को बाबा आम्बेडकर सो गए, सुबह उनको सपना आ गया, उनको उनके तकिए के पास एक किताब पढ़ी थी, संविधान घोषित हो गया। इस सरकार का 10 साल का कार्यकाल क्या बेहतरीन संविधान दे सकता है? मुझे एक पॉइंट बताइए। आपने यूपीए वाला और ये बीजेपी वाला दोनों का कार्यकाल देखा, 10 साल वो देखे, 10 साल ये देखे, कंपैरिजन अगर करें तो आप कहाँ पाते हैं? भ्रष्टाचार यूपीए में भी हुआ, भ्रष्टाचार दबा के एनडीए में भी हुआ, भ्रष्टाचारों की कमी कहीं नहीं थी। जब आपके पास बेरोजगारी, महंगाई पे, गिरते हुए रुपए पे, गिरता हुआ एक्सपोर्ट पे, जो खाई बढ़ रही है 200 अरब डॉलर की, उस पे चाइना जो अभी जमीन पे घुसा है भारत के, उस पे जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, फिर आप हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या किसी महिला की इज्जत का महत्व उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें ये तय करेगा इस देश में? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री होते हैं तो उनकी जगह आप किसको प्रधानमंत्री देखते हैं? नमस्कार, द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, आपने उनको अक्सर देखा होगा। कोई उनको वरिष्ठ पत्रकार कहता है, सीनियर जर्नलिस्ट कहता है, और कोई उनको राजनीतिक विश्लेषक कहता है, और कोई उनके ऊपर लेबल करता है कि वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी हैं। लेकिन जितने भी मीडिया वाले हैं, वो मीडिया वाले उनको भाऊ के नाम से जानते हैं, और वो भाऊ हमारे हैं अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल बढ़िया हूँ पूजा, और आप कैसी है? आपके साथ सिर्फ संबंध पत्रकारिता का नहीं है, आपने हमारे साथ काम किया है, तो मैं हमेशा आपको कलीग समझता हूँ। तो मेरे लिए पत्रकार अलग है, आप एक परिवार है, परिवार के सदस्य हैं मेरे, और बहुत खुशी हुई कि आपने ये काम शुरू किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ पत्रकारों को, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ऊपर डिपेंड रहने के बजाय भले ही छोटा शुरू करो, लेकिन अपना शुरू करो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जो मैं बात कर रही थी कि लेबल का, कि आपको लेबल किया जाता है कि आप एंटी मोदी, एंटी बीजेपी हैं, एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में मतलब मैं देखो पूजा, एक पत्रकार को जो पत्रकारिता करता है, पत्रकार को हमेशा सवाल पूछने के काम करने चाहिए। वो डेविल से एडवोकेट होता है, और जब आप सवाल पूछोगे तो सामने जिसको आप सवाल पूछते हैं, यदि वो असहज हो गया तो वो हमेशा आपको आपका दुश्मन समझेगा। लेकिन जबकि जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपकी गलतियां दिखाते हैं, उसको आपको मित्र समझ लेना चाहिए। निंदक नियरे रखिए, तो उससे आप अपना कार्यक्रम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। गलतियां हर इंसान करता है, मैं भी कर सकता हूँ। जब मेरे प्रोग्राम होता है, कोई तथ्यात्मक गलती मैं करता हूँ। मैंने कभी कहा था कि शहादत में गुजरात क्या जाने, जब मैं अग्निवीर पे बोल रहा था, तो किसी ऑस्ट्रेलिया में एक गुजराती ने मुझे एक मैसेज भेजा। उस प्रोग्राम में मैसेज आया और उसमें कहा कि अशोक जी, इतने इतने जवान गुजरात के भी शहीद हुए, गुजरात के भी लोग कुछ आर्मी में हैं, तो आप 2 गुजराती के चक्कर में सब गुजरात को बदनाम मत करिए। और मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी। देखिए, तथ्यात्मक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्रकार के लिए तमगा है जब सरकार ये कहे कि ये विपक्ष के साथ है। पत्रकार बाय एंड लार्ज एक विपक्ष की लार्जर भूमिका निभाता है जी। जब यूपीए सरकार थी और यूपीए सरकार के 2G कोल घोटाले पे जब हम बोलते थे, तो यही भाजपा वाले कहते थे कि देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, उनकी बात सुनिए, हमारी बात छोड़िए, वो तो एक निष्पक्ष पत्रकार है। आज वही मुझे कांग्रेसी कहते हैं, और तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये नागपुर से आया हुआ विदर्भ का आदमी, ये संघी है, ये तो ऐसे ही बोलेगा। तो मैं कई बार
जब हम बोलते हैं अलग अलग विषयों पे, कहीं किसी की सरकार होती है, कहीं किसी की सरकार होती है, किसी इशू पे, तो सुबह हम कांग्रेसी होते हैं, शाम को हम संघी होते हैं, बीच में हम बीएसपी और लेफ्ट वाले हो जाते हैं। तो रात को जब हम सोते हैं तो अपने आप को पूछते हैं कि हम है क्या। हम एक पत्रकार हैं, और हमारी पत्रकारिता क्या है? हमारी पत्रकारिता संजय की पत्रकारिता है। ये गलत फहमी है लोगों की कि पत्रकारिता के जो पितृपुरुष नारद थे, नारद तो इधर से उधर सूचना देते थे, लेकिन मैनिपुलेट करते थे, जी। और उस मैनिपुलेशन में अपना फायदा देखते थे। कई बार नारद ने लालच के चक्कर में, यदि आप अच्छी तरह से हिंदू ग्रंथ पढ़ें तो कई कहानियाँ आती है कि नारद ने अपने स्वार्थ के लिए कई बार इधर उधर कर दिया। लेकिन महाभारत का जो संजय है, उसने जो देखा वही बताया। जी। क्योंकि गीता के श्लोक में जितने श्लोक हैं, तो गीता में तो प्रश्न उत्तर हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के, लेकिन गीता में बीच में संजय की भी कुछ पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं, और संजय जिनको बता रहा था उनकी भी उसमें पंक्तियां हैं। और कई बार बोलते हैं राजा कि संजय तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता क्या, हमेशा ऐसी क्यों खबरें बताते हो? वो बोलता मैं क्या करूं, मेरे को दिव्य दृष्टि है, जो सामने है वही बताऊंगा। तो एक मैं पत्रकार हूं, जो समाज में होता है, जो दिखता है वही बताऊंगा। सरकार ने अच्छा काम किया, कुछ लोग मुझे ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार अच्छा काम करती ही नहीं क्या। तो सरकार होती किस लिए है? अच्छा काम करने के लिए। मैं कभी अवार्ड नहीं लेता पूजा जी, क्योंकि कई अवार्ड फंक्शन वाले आते हैं कि आपको अवार्ड देना चाहते हैं। मैंने क्यों? बोले आप अच्छे पत्रकार हैं। बोले हर पत्रकार को अच्छा ही होना है, वो मेरा रोजी रोटी का साधन है, जी। मैं उसके लिए उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यदि ये मेरी आजीविका है, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है ये प्रोफेशन मेरा, तो मेरा ड्राइवर भी यदि गाड़ी चलाता है और बिना एक्सीडेंट की चलाता है तो अच्छी गाड़ी चलाता है। तो अच्छी गाड़ी चलाना उसका काम है, उसके लिए उसको तनख्वाह दिया जाए। तनख्वाह दी जाती है, अवार्ड नहीं गाड़ी ठोकने के लिए नहीं देता। तो किसी ने कहा कि तो ड्राइवर, तो मैंने बोला इस दुनिया में हर आदमी, मेरा ड्राइवर हो गया, एक प्यून हो गया, एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हो गया, सभी फिर अवार्ड के हकदार है। तो पत्रकार अच्छा पत्रकार बुरा पत्रकार नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। और जो पत्रकार अपने धर्म के अनुसार नहीं चलता, जो सरकार के दरबार में घुंघरू बांध के नृत्य करता है, वो नृत्यांगना होता है, वो पत्रकार नहीं होता। वो पत्रकार के भेष में नृत्यांगना है। और दुर्भाग्य से वर्तमान में जो स्थिति है, डर के मारे कहो, मजबूरी के मारे भी करो, नृत्यांगनाओं की तादाद बढ़ी हुई है। लेकिन फिर कोई आपके घर पीले चावल लेके नहीं आया था कि पत्रकारिता करिए। ये भी है। इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट बाय अ चॉइस, यदि आप अपने चॉइस से जर्नलिस्ट है, तो इस जर्नलिज्म में आने वाली तमाम तकलीफों का आपको साथ देना पड़ेगा। अभी हाल ही में जब मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, जी जी जी। तब उनको लगा था कि ये कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हमसे मिल रहे हैं। जी, जैसे यूट्यूबर से प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी, वैसे ही इन्होंने की। हम्म। तो सब लोग, यूट्यूबर्स में भी, हमारे बीच में भी कई लोग हैं बेचारे जिनको पैसे की तंगी है। कोई मतलब बोल रहे थे कि भाई आप पैसे का मदद करिए, कोई कह रहा था कि भाई बीजेपी प्रताड़ित करती है, आप नहीं जानते कि हम कितना कर रहे हैं आपके लिए। ये लोग छप्पर रखने का प्रयास कर रहे थे। जब मेरे तक बात आ गई जी। तो मैंने कहा कि जब मैं बोलूँगा तो मैं मेरे लिए बोलूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। आई केम टू जर्नलिज्म बाय चॉइस। मैं पत्रकारिता अपने आप अपने चॉइस से आया हूँ। मतलब जब आपकी सरकार थी तब भी प्रताड़ित हुआ हूँ। अगर राहुल गांधी को बोला बोला, मैंने मुंह पे बोला, उसमें क्या है? क्योंकि मैं किसी का खा खा के तो जी नहीं रहे। मैंने बोला राहुल जी, जब आपकी सरकार थी तब भी हम प्रताड़ित थे, क्योंकि उसको भी हम सवाल पूछते थे, तब आप लोग हमें संघी कहते थे। आज आप विपक्ष में हैं, हम बीजेपी की सरकार को सवाल पूछते हैं, अब आज वो हमें कांग्रेसी करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ना से हम दुखी नहीं हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जर्नलिज्म में साथ में आएगा। यदि समाज में आपको पत्रकार करके एक इज्जत दी जाती है, तो ये साथ में कुछ धोखे भी आएंगे। जी। जो आर्मी में काम करता है आदमी, वो ये नहीं सोचेगा कि साहब ये गोली मेरे लिए नहीं बनी होगी। तो आपको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, प्रताड़ित मुझे, देखिए प्रताड़ित किसको कहते हैं? आप जहाँ काम करते हैं वहाँ काम करने नहीं दिया। जब सारे चैनलों में, मैं तो पहले टीवी चैनल पे ही आता था, और टीवी चैनल से मेरे एग्रीमेंट हुआ करते थे, और 4-4, 5-5 फिगर में पैसा मिलता था। ऐसा नहीं था तब। मैं एक एट अ टाइम, मोदी जी आने के बाद सब चैनलों के एग्रीमेंट ख़त्म हो गए। कुछ जगह मैसेज गया कि ये क्यों आता है, इसे क्यों बुलाया जाता है। आप जैसे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे थे, एक एंकर थी बेचारी, उसने फ़ोन किया, जी टीवी में थी, उसने मुझे फ़ोन किया कि अशोक जी मेरे शो पे आइए आप। मैं हंसा, मैंने बोला कहाँ हो आजकल? बोले जी टीवी में।
और मैंने हमेशा देखा पूजा में कितना भी बिजी हूँ, जो मेरे साथ काम करने वाले कलीग हैं जिनके जिनके साथ मैंने सालों काम किया, मुझे हमेशा लगता है कि वो अपना परिवार है, तो मैं उनको कभी समय ना नहीं जो कहते। ना नहीं कहता। तो मैंने बोला मैं तो आ जाऊँगा, लेकिन तुम देखो तुम्हारे यहाँ असहजता नहीं हो जाए। बोला नहीं नहीं सर, मेरा प्रोग्राम है, आप आइए। मैंने बोला ठीक है। शाम को कोई मैसेज नहीं आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा नहीं होगा। उसने कॉल बैक भी नहीं किया शर्म के मारे। उसके बाद उसने TV9 ज्वाइन किया, और TV9 के कार्यक्रम में मैं जब गया तो मेरे पास आई दोनों हाथ जोड़ के, बोला वेरी सॉरी सर उस दिन के लिए। फिर उसने कहा मुझे कि जब आपने आपका नाम दिया मैंने, तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने जोर से चिल्लाया, किसको बुला रही हो तुम, चैनल बंद करना है क्या, ये आदमी को बिल्कुल इधर दिखना नहीं चाहिए। तो ये जो टेरर फैलाया जाता है, तो क्या हुआ देखिए, आपने अखबार में बंद करवा सकते हो, TV चैनल में बंद करवा सकते हो, यूट्यूब शुरू किया, यूट्यूब देखने लगे लोग, TV चैनल से ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, और जितना माइलेज मुझे यूट्यूब TV से मिला उससे कई गुना ज़्यादा अब यूट्यूब से मिल रहा है। कुछ दिनों के बाद यूट्यूब बंद हो जाएंगे, सरकार तो किसी भी लेवल पे जा सकती है। अभी भी आप देखिए यूट्यूब में, यदि आपने इलेक्शन कमीशन बोल दिया, यदि आपने EVM बोल दिया, तो आप एकदम येलो आ जाता है, अच्छा। या उसको प्राइवेट कर दिया जाता है, या उसका फ्लो 30,000 पे रुक जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोगों के सब्सक्राइबर 5 मिलियन हैं और उनके वीडियो 3 लाख पे दम तोड़ देते हैं। इसका मतलब 50 लाख सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन जाने के बाद उसमें से 45 लाख तो नोटिफिकेशन देखते भी नहीं है। यदि आपके व्यू 3-4 लाख तक टूट जाते हैं, मज़ा तब है कि आपके सब्सक्राइबर 5 लाख है और आपके व्यूज 8 लाख है, वो है ओरिजिनल। तो मैं उस थ्योरी पे काम करता हूँ। जी। तो मुझे पता है, क्योंकि आप भी इस लाइन में, अब मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, हमें पता है कि ये वीडियो जाएगा, 1 मिलियन जाएगा, ये पता होता है कि ये वीडियो 2 लाख में दम तोड़ देगा। लेकिन मिलियन वाला व्यू यदि 30,000 पे रुकता है, तो हम इन्वेस्टिगेट करते क्या हुआ, फिर थंबनेल चेंज किया तो फिर चल जाता है। फिर आजकल फिर नई भाषा शुरू कर दी हमने, हम चुनाव आयोग नहीं कहते, हम राजीव कुमार का ऑफिस कहते हैं, हम EVM नहीं कहते, चुनावी मशीन कहते हैं, VVPAT नहीं कहते, हम चुनावी पर्ची कहते हैं, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर के खेल है। कुछ शब्द की इन करते हैं कि जो जाते से आप ऑटोमेटिक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो AI है आजकल, सब AI AI के पकड़ता है। चलते हैं। तो भाई आप उधर से करो, इधर भी तो हम कुछ ना कुछ सोचेंगे नया। और किसी ने मुझे एक सवाल पूछा था मेरे प्रोग्राम में, मतलब जो मैं पब्लिक प्रोग्राम करता हूँ उसमें, जी। बोला ये यूट्यूब और फेसबुक और ये सब यदि बंद हो जाए तो फिर आप क्या करोगे। तब मैंने कहा कम्युनिकेशन को कोई दुनिया रोक नहीं सकती। नहीं रोक सकती है। मैंने बोला मैं बस स्टेशन जाऊंगा, जो बस भर गई है कहीं जाने के लिए, उस बस में चढ़ूंगा, और जैसे लोग बस में सामान बेचते हैं, पर पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे आप। पत्रकारिता ये मेरे इसके सिवा कुछ पूजा मुझे आता नहीं। और इस साल में, मैं अभी 60 साल का हो गया हूँ, इस उम्र में मैं कौन सा विधि करूँ। जी जी। मैं पकौड़े तलने को रोजगार नहीं मानता, पकौड़े तोलने को मैं एक कुकरी की कला मानता हूँ। नहीं, लेकिन पैसा तो उससे भी कमाया जा सकता पैसा कमाया जा सकता है है। जी। लेकिन आपके पास कोई काम नहीं इसलिए पकौड़े तलो, ये रोजगार नहीं हो सकता। किसान खेत पे काम करता है। अभी जब आंकड़े आए कि देश में रोजगार एकदम घट गया, बेरोजगारी घट गई, तो हमने जब डिटेल में देखा तो इन्होंने खेत पे काम करने वाले किसान को भी रोजगार बताया, और ये थ्योरी दी कि वो किसान खेत पे काम करता है, उपज भी तो बेचता है, उससे भी तो कुछ कमाता है। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जिस देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा सरकार डिपेंडेंट है और रोजगार खत्म कर रही है, इसका मतलब आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो रहा है। आज आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, यदि आप उद्योग घरानों को जानते हैं या MSMEs को जाते हैं, कि जिसके यहाँ 200 लोग थे और प्रोडक्शन फुल था, आज उसके पास 100 लोग हैं, क्योंकि कोविड के बाद गए हुए लोग वापस आए नहीं। उन्हें समझ में आ गया कि कोविड जैसा फिर आए तो शहर से क्या करेंगे, वो ज़िंदगी अच्छी खासी जी रही है। इस देश में जब मनरेगा का बजट बढ़ता है, मनरेगा पे प्रेशर बढ़ता है, इसके मायने हैं कि रोज़गार की कमी हो रही है। जब एक 4 प्यून की जगह निकलती है और 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं,
तब समझ में आता है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो फिर शनि मंदिर के बाहर जो भीख मांगता है, जो तेल की लेके, वो भी तो पैसा इकट्ठा करके जाता है ना, लेकिन आप उसको ही रोजगार कहेंगे, तो फिर इस देश में तो बेरोजगारी कोई नहीं है। फिर चुनाव नेतागिरी भी एक रोजगारी है। सांसद बनता है, विधायक बनता है, कारपोरेटर बनता है, पैसा तो कमाता ही है ना वो। फिर चुनाव में नारे लगाना भी रोजगार है। अब चुनावों की बात कर रहे हैं, फिलहाल माहौल क्या है बाबू? माहौल एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल है। आपने आपने यूपीए वाला और ये बीजेपी वाला दोनों का कार्यकाल देखा, 10 साल वो देखे, 10 साल ये देखे, कंपैरिजन अगर करें तो आप कहाँ पाते हैं? देखिए पूजा, भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है और ये विशेष सर्कल है। चुनाव के लिए पैसा चाहिए और उसके लिए भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार यूपीए में भी हुआ, भ्रष्टाचार दबा के एनडीए में भी हुआ। भ्रष्टाचारों की कमी कहीं नहीं थी। ये देश भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता भी नहीं है। बोफोर्स के बाद कोई ऐसा भ्रष्टाचार का बड़ा इशू नहीं निकला जिसे बदली हुई सरकार। बोफोर्स भी डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ था और एक ऐसा इशू किया, 64 करोड़ की रिश्वत में पूरा देश, एक राजीव गांधी नाम के व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। आज हजार हजार करोड़ के घपले हैं, 17,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ के सामने आते हैं चीजें। तो तब तो लगता है कि ये 64,000 कुछ भी नहीं थे। सवाल था कि विपक्ष ने एक उसको टूल बनाया और आम जनता को लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब भ्रष्टाचार लोगों के खून में आ गया है। देखिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये आइडियल स्थिति है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, लेकिन भ्रष्टाचार यदि लोगों के खून में आ ही गया है, आप सिंपल सी बात बताता हूं, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए और आप सिर्फ नज़ारा देखिए। एसी 2 टायर 3 टायर के पास खड़े हो जाइए, वो टीटी आता है और वो टीटी आने के बाद लोग उसको घेर लेते हैं और पैसे उसके पॉकेट में ठूसते हैं। बोले सर देखो, एक ही सीट। वो बोलता है मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं, फिर भी और ऐसा पॉकेट से पैसे निकाल के फेंकता है बाहर। मना किया ना आपको, वो डांटता है। अब आप कहोगे टीटी ने पैसा मांगा था। जहां डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, या डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, वह स्केर्सिटी निर्माण होती है और स्केर्सिटी के लिए फिर भ्रष्टाचार होता है। और फिर भ्रष्टाचार के कोई क्वांटम नहीं होते, इतना छोटा इतना बड़ा। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार हो गया। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं इशू नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि सरकारें चलती कैसी है। क्या सरकारें देश के सामने समस्या है उसको लेके चलती है, या सरकार अपने एजेंडे पे चलती है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के इश्यूज, ये ज्वलंत समस्याएं हैं। ये समस्याएं विरासत में मिली है बीजेपी को। मैं ये नहीं बोलता कि यूपीए में समस्या का हल हो गया था जी। जब समस्या विरासत में मिली तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्यों चुनाव जितवाया। ये एक मेरा सवाल यहीं पर ये है कि सर, कि आप जैसे बता रहे हैं कि दोनों में भ्रष्टाचार रहा, दोनों की एक सेम इशू थे और विरासत में सब चीज़ें प्रॉब्लम्स मिली हैं बीजेपी को। लेकिन माय पॉइंट इज कि कांग्रेस ने विरासत में ये सब चीज़ें दी हैं। अब जब ये चीज़ें हैं, उनको विपक्ष को भुनाना भी नहीं आ रहा। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं आपको। आपने विरासत में दी है जी। मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उन्होंने 10,000 रुपये कर्जा छोड़ा जी। ये अपेक्षा कि बेटा कर्जा उतार देगा। बेटे ने 10,000 का 10 लाख किया। उस बेटे को लायक कहूंगा, ना लायक कहूंगा, सवाल ये है। क्योंकि बेटा जब गद्दी पे बैठा पिताजी के, तब बेटे ने कहा कि मैं 10 दिन में कर्जा उतार दूंगा और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था कर जाऊंगा कि इस घर में कभी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। विश्वास रखा, पूरे रिलेटिव्स ने विश्वास रखा। उस गद्दी का मान, उसको गद्दी पे बिठाया। उसने सारे काम उल्टे किए। और चोरी करो, पकड़ी गई तो मान लो। चोरी करने के बाद आपने सीनाजोरी शुरू की। आपने सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय को बदले। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्यों दिए? एक तरफ तो आप कहते हैं कि न्यायपालिका की हम बड़ी इज्जत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था ना, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको ट्रांसफर के तो अधिकार होने चाहिए। आपने क्यों नया कानून ला के वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटी की? आप यदि कहते हैं कि हमारी प्रामाणिक सरकार है, प्रामाणिकता के द्योतक क्या है? जो स्वायत्त संस्थाएं हैं
उनकी स्वायत्तता जितनी ज़्यादा बनी रहेगी, इंडिपेंडेंस ज़्यादा रहेगा, उतना ट्रांसपेरेंसी किसी भी सरकार की मानी जाएगी। वो बैरोमीटर है। जी। सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था दी थी, संविधान पीठ ने, कि चुनाव आयोग में यदि आयुक्तों की नियुक्ति करनी है तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी जो विपक्ष का बड़ा नेता रहेगा, जी जी। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, ताकि 3 लोग रहेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये अपने विचारधारा वाला आदमी पोस्ट करेगा, ये अपने विचारधारा वाला आदमी बनेगा, ये पैनल बनेगा, उसमें से बैलेंस्ड कौन है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे और ये होगा। इसमें क्या गलत था? क्यों बीजेपी सरकार ने नया कानून लाया जिसमें प्रधानमंत्री और उनके एक और मंत्री साथ में रहेंगे और विपक्ष का नेता 2 वर्ष से एक होगा। विपक्ष का नेता कहेगा कि मैं इसका विरोध करता हूँ, वो विरोध भी कुछ माना नहीं जाएगा क्योंकि मेजोरिटी 2 में है, 2 की तरफ है, और आप अपना एक भोपू ला के देगा। और यही भोपू आज चुनाव आयोग में बैठा है। चुनाव आयोग क्या हो गया? क्या सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ नहीं हुआ? क्या चुनाव आयोग को दिखता नहीं लगातार क्या हो रहा है इस देश में? चुनाव आयोग मौन क्यों बैठा हुआ है? जो सूरत में हुआ क्या आप उसको सही समझते हैं? जो सूरत में हुआ वो आने वाले 2024 का ट्रेलर है। मेरी भाजपा से विरोध नहीं है जी। मेरे जीवन काल में यदि देखा जाए तो मेरे सबसे अच्छे संबंध हमेशा भाजपा में रहे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता ये विपक्ष का साथी होता है। तो 65 साल तक यदि कांग्रेस सत्ता में रही तो विपक्ष में जो लोग थे वही हमारे मित्र रहे हैं जी। अटल जी के टाइम पे नई नई सरकार आई थी और अटल जी सबको साथ में लेके चल रहे थे। अभी तो बीजेपी कांग्रेस में हो रखी है। मैंने वही कहा, देखिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब ये संविधान का ड्राफ्ट रेडी हुआ और 26 नवंबर 1949 में ये संविधान सभा में अंगीकृत हुआ और आगे जाके 26 जनवरी 1950 में इस देश के लोगों ने अपने आप को अर्पित किया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 26 तारीख को जब ये अंगीकृत हुआ उसके पहले 25 तारीख को बाबा साहेब आम्बेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक लंबा भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने एक आशंका जाहिर की, डर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे संविधान तो बहुत बेहतरीन है बनाया हमने, लेकिन मुझे डर है कि कहीं लोकतांत्रिक तानाशाही यदि इस देश पे आ जाए तो फिर इस संविधान के कोई मायने नहीं रहेंगे। और लोकतांत्रिक तानाशाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति पूजा बहुत है। किसी व्यक्ति को हम भगवान ही मान लेते हैं। जहां व्यक्ति पूजा हो, जहां समाज में असमानताएं हो और जहां शिक्षण कम हो, ऐसे में तानाशाही प्रवृत्ति जल्दी पनपती है। और लोकतांत्रिक तानाशाही यदि आ गई तो इतना बढ़िया हमने जो संविधान ड्राफ्ट किया इसके कोई मायने नहीं रहेंगे। लेकिन आजकल का यूथ तो बहुत स्मार्ट है, वो कहाँ किसी की बात में आने वाला है। नहीं, सवाल ये नहीं है। यूथ, देखिए आज के यूथ को ये पता नहीं है कि संघर्ष क्या है। आज के यूथ को ये पता नहीं है कि इस देश ने आज़ादी कैसे ली। आज के यूथ को ये लगता है कि उन्होंने कहीं रात को बाबा आम्बेडकर सो गए, सुबह उठ को सपना आ गया, उनको उनके तकिए के पास एक किताब पड़ी थी, संविधान घोषित हो गया। उन्हें पता नहीं कि 2.5 साल संविधान पे बात हुई। ये जो संविधान पे लोग बोलते हैं तमाम नेता, मैंने कईयों को व्यक्तिगत रूप से भी बोला, आप एक बार जाके पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पढ़ते क्यों नहीं है? बोले क्या पढ़ना चाहिए? मैंने ये संविधान जब बना तब 2.5 साल तक लगातार विचार विनिमय होते रहे, चर्चाएं होती रही और चर्चा एक एक चर्चा का डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे, एक एक शब्द पे किसने क्या कहा आप जाके देखिए। ये ऐसा नहीं पैदा हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। लेकिन मुझे डर, प्रधानमंत्री कहते कि आप लोगों को डरा रहे हैं कि संविधान बदलेगा। ये तो सब जगह बात सामने आ रखी है कि संविधान बदलेगा। बीजेपी के अपने, ये गॉसिप नहीं है। हाँ। बीजेपी के बड़े नेता हेगड़े जी, लल्लू, हाँ। उसके बाद अरुण गोविल, ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपके उम्मीदवार है। आपने इनकी उम्मीदवारी हटाई नहीं, हेगड़े को आपने पार्टी से निकाला नहीं। ये लोग लगातार पार्टी में बैठे हैं और जब ये लोग कहते हैं कि संविधान बदलेगा तो हम क्या माने? और सबसे बड़ा जो बात है, चलो ये तो नेता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाली जो समिति है उसके जो अध्यक्ष है
विवेक देबरॉय, वो इस देश की आर्थिक नीति तैयार करने में प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। वो जो इस देश के लिए आर्थिक नीतियां बनती है उस पर देश का भविष्य निर्भर है। वो व्यक्ति कहता है कि अब ये संविधान किसी काम का नहीं रहा। उसका लेख है अखबार में, उसका लेख है कि ये संविधान ब्रिटिश कॉलोनियल काल का है, इसके कोई मायने नहीं रहे। अब संविधान में संशोधन करने की जगह नहीं, संविधान ही बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कुछ बेहतर आ जाए? सवाल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए थोड़ा सा। तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक कैसा कि मतलब अगर संविधान बदलेगा तो शायद देश के लिए कुछ बेहतर। मैंने तो कहा संविधान बदलेगा तो आपके पास नए विचार क्या है? आपके पास विचार ये है कि मुसलमान को इस देश से निकाल देंगे। आपके पास विचार ये है कि सारे मंदिर मुक्त करेंगे। आपके पास विचार ये है कि हम जो बोलेंगे किसानों के 3 कानून हम लाएंगे। इस देश, इस सरकार का 10 साल का कार्यकाल क्या बेहतरीन संविधान दे सकता है? मुझे एक पॉइंट बताइए आप। आपके सजेशन क्या होंगे? अगर ये संविधान विश्व का बेहतरीन संविधान है, सारा विश्व इस संविधान के सामने नतमस्तक होता है। इस संविधान के निर्माताओं ने आने वाले 200 साल में देश कैसा होगा ये देखते हुए भी संविधान बनाया। संविधान में संशोधन हुए हैं। वो संशोधन क्यों हुए हैं? क्योंकि उस हमारे लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतने मक्कार, नालायक, लालची और क्रिमिनल माइंडेड लोग राजनीति में आएंगे, जो सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ के इधर से उधर जाएंगे। फिर आपको दल बदल कानून लाना पड़ा। दल बदल कानून लाने में भी वालों ने सोचा कि इतनी तो थोड़ी शर्म होगी। फिर इसको 2/3 करना पड़ा। 2/3 करने के बाद भी काम हो रहे हैं तो स्पीकर के अधिकारों को फिर से डिफाइन करना पड़ रहा है। दल बदल कानून गले की हड्डी बन गया। अभी तक उसमें से लोग रास्ता निकाल रहे हैं। इसका मतलब आपकी विचारधारा नहीं। आप रातों रात किसी विचारधारा बदल सकते हैं। कल तक बीजेपी को गाली देने वाला आदमी एकाएक संघ की शाखा में कैसा जा सकता है? परिवर्तन धीरे धीरे होता है जी, एट अ टाइम नहीं होता। अशोक चौहान कल तक कांग्रेसी थे, एकदम बीजेपी वाले हो गए। अजित पवार कल तक नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा था, रातों रात बीजेपी वाले हो गए। पूरे महाराष्ट्र भर बीजेपी के खिलाफ भाषण देते हुए पूरा महाराष्ट्र पाटने वाला राज ठाकरे, जो कहता था कि ये 2 गुजराती बहुत देश के लिए घातक है, वो एकाएक बुके लेने पहुंच जाते हैं। ये विचारधारा बदलाव नहीं है। तो लेकिन ये तो राजनीति में कहते हैं कि मतलब कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता। सवाल दुश्मन और दोस्ती का नहीं है। सवाल कोलैबोरेशन का नहीं है। सवाल है मर्जर का। सवाल है अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने का। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कोई कॉमन तो विचारधारा है नहीं, वैसा देखा जाए बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, लेकिन होता क्या है, लगातार सत्ता में रहने से आप सत्ता के एडिक्ट हो जाते हैं। सत्ता के सिवा आप रह नहीं सकते। जब आप सत्ता के साथ नहीं रह सकते तो आपके एडिक्शन को कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली पावर अपने आप में नशा है। जब नशा हो जाता है, आपको नशे के आदी हो गए, तो फिर जो भी सत्ता में है उसके साथ आप चले जाते हैं, क्योंकि आपको सत्ता में रहना है। तो फिर आप चुनाव अपने लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं। जिस दिन इस देश की जनता ये जानना लगेगी कि ये सांसद और एमएलए ये मेरा नौकर है, तो इन चुनावों में फील नहीं आया अभी तक? धीरे धीरे फील आ रहा है। लोग सांसदों को घर घुसने नहीं दे रहे। आज पूछते हैं सांसदों को, आप ग्रामीण क्षेत्र की वीडियो उठा के देखिए, छोड़ दीजिए ये गोदी मीडिया, छोटे छोटे पोर्टल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देखे हैं मैंने, उनके वीडियोस देखिए। वो पूछते हैं सांसद को, बोले 5 साल बाद आया, शर्म नहीं आई तुझे? सवाल पूछते हैं। सांसद भागता है, भाग के गाड़ी में बैठते हुए वीडियोज है। लोग पीट रहे हैं, बोले खबरदार यहाँ आया तो। कुछ पता नहीं। अभी बेहतरीन अदाकारा हो सकती है हेमा मालिनी, उनका सुना मैंने। सुना आपने कि 14 नालों में से 20 नाले हमने बंद कर दिए। मैथमेटिक्स उनको नहीं आता। कैसा आएगा जब प्रधानमंत्री को इन मैथमेटिक्स नहीं आता? तो बाकी जगह तो भगवान भरोसे है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, मुझे खुशी है, लड़ो। आप सिर्फ विपक्ष पे हमला कर रहे हो, मैं उसमें भी खुश हूं। आप आ जाइए, सारे विपक्ष के भ्रष्टाचारी निकाल दीजिए। ये आपका वीडियो वायरल होगा। अशोक वानखेड़े जी ने की बीजेपी की तारीफ। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, बीजेपी करे, विपक्ष पे ही हमला करे, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाले, उनकी संपत्ति कुर्क करे,
कम से कम विपक्ष में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको तो नंगा करे। जब विपक्ष कभी आने वाले समय में सत्ता में आएगा तो भाजपा वालों को निपटाएगा। मेरे देश में से भ्रष्टाचारी और खत्म तो हो गए। सही बात। लेकिन ये कौन सा नया कानून है कि पहले आप भ्रष्टाचारी घोषित करो, उसको ईडी का नोटिस दो, वो ईडी का नोटिस लेके आपके पास आता है, उसके भाजपा की सदस्यता दो, उसको मंत्री बनाओ, तो भ्रष्टाचार कहाँ हो गया? क्या बीजेपी का गमछा पहनने से भ्रष्टाचारी सदाचारी होता है? लेकिन बीजेपी तो इस पर अलग सफाई देती है कि किसी की भी फाइल बंद नहीं हुई है, इंक्वायरी सवाल चल रही है। किसने कहा किसी की फाइल नहीं बंद हुई है? क्या अजीत पवार की पत्नी जो चुनाव लड़ रही है बारामती से, क्या कोऑपरेटिव घोटाले में उसका नाम माइनस नहीं हुआ? कल परसों ही खबर है। क्या प्रफुल्ल पटेल का एयर इंडिया का घोटाला, जिसके लिए पूरा विपक्ष ने हाउस नहीं चलने दिया, आज पहला एफआईआर कैंसिल नहीं हुआ उनका? सरकार ने कहा कुछ नहीं मिला। क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने, डीएलएफ ने जो वाड्रा के साथ डील किया उसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं, ऐसा एफिडेविट नहीं दिया कोर्ट में? उसके बाद डीएलएफ ने 50 करोड़ रुपए चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के। ये क्या है? लाल डायरी प्रधानमंत्री पूरे टाइम बोल रहे थे। अब तो बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। अब अशोक गहलोत बाहर क्यों है? ठीक बात है। 500 करोड़ का एफिडेविट क्यों बघेल बाहर है? सवाल ये है, क्या कोई डील हुई है? क्या डील के तहत तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकारी छोड़ दी बीजेपी के लिए? आज अशोक गहलोत का नाम कोई ईडी वाला नेता नहीं। सरकारी एजेंसी अशोक गहलोत के प्रति बड़ा प्रेम दिखा रही है, वही बघेल के प्रति प्रेम दिखा रही है, वही कमलनाथ के प्रति प्रेम दिखा रही है। कमलनाथ तो दरवाजे पे जाके वापस आ गए, नहीं लिया उनको। मेरा ऑब्जेक्शन इस पे है, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाला आदमी भ्रष्टाचारियों को गोद में नहीं बिठाता। क्या करें? ठीक बात है। इसीलिए सरकार के खिलाफ बोलता हूं। इसलिए मुझे यूपीए सरकार में कम से कम भ्रष्टाचार की, उन्होंने तो, मैं तो यदि कहता हूं मोरालिटी का इंडेक्स देखा जाए तो कांग्रेस तो बहुत ज्यादा मोरल दिखती है मुझे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अपने मंत्रियों को जेल किया। डी राजा जेल गए, कलमाड़ी जेल गए। सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। वो मंत्री किसके थे? यूपी के थे। मुझे 2014 से लेके देखिए बीजेपी का कौन सा मंत्री जेल गया? टेनी महाराज। क्या है टेनी महाराज? क्या है उनका कैरेक्टर? क्या है उनका बैकग्राउंड? यूरिया लेके जाते थे नेपाल, वहां से कंप्यूटर के पार्ट लाते थे। ऐसे अभी भी आज कई पुलिस वाले बैठे हैं अधिकारी, जिन्होंने लट से पीटा है उसको, बॉर्डर क्रॉस करते हुए सामान लेते हुए पकड़ के। आज जो गृह राज्य मंत्री है उनका बेटा रोनता है किसानों को। कहाँ गई मोरालिटी? 33% मंत्रिमंडल में लोग दागी हैं। कहाँ गई मोरालिटी? देखिए, मोरालिटी की बात वो करे जो अपने आप को साफ रखे। कल मैं करोड़ों रुपए लोग किसी के खिलाफ बोलने को और ईमानदारी की बात रखूं। ईमानदारी दिखाने के लिए नैतिक बल होना चाहिए, और नैतिक बल राम मंदिर में जाने से नहीं आता। नैतिक बल गीता पढ़ने से नहीं आता। नैतिक बल सरकार को गाली देने से नहीं आता। नैतिक बल तब आता है जब जिस कार्य में आप लगे हो उस कार्य में आप यदि 100% ईमानदारी से हो तो भगवान आपके साथ होता है। और कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा बाहुबली, कोई बड़ा डॉन, इसकी औकात नहीं कि आपके आगे आंख उठा के देखे, क्योंकि नैतिकता का बल जो है वो सीता में था, रावण हाथ नहीं लगा पाया। इसको कहते हैं नैतिकता का बल। सिर्फ रामायण पढ़ो मत, कभी समझने का कष्ट करो। प्रॉब्लम इनका है, राम इनके लिए एटीएम है, धर्म इनके लिए एटीएम है, अधर्म इनकी कृति है। तो ये एटीएम कार्ड चलेगा इस बार? इस बार बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसलिए तो बौखला गए हैं। क्यों? प्रधानमंत्री अपने इतने बड़े पद पे रहते हुए ये बोलते हैं कि किसी हिंदू महिला का मंगलसूत्र खींच के मुसलमान को दिया जाएगा, आदिवासी की चांदी लेके। कहाँ लिखा है? किसने कहा? ये हिंदू मुसलमान वाला एक और आपको जो इंसिडेंट है, ये अभी जो अपनी कर्नाटक वाली खबर है आई, उसमें आया है कि किस तरीके से जो है ओबीसी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देकर सिद्धारमैया सरकार ने बेनिफिट पहुंचाया है। कहाँ है माइनॉरिटी कमीशन की? क्या जब आप टिकट बंटवारा करते हैं और जब आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जाति समीकरण बदलते हैं, तब आप नहीं देखे थे कि सवर्ण मुस्लिम कौन से है और ओबीसी मुस्लिम कौन से? आप दिखते नहीं हैं। यदि कांग्रेस ने किसी
घोषणा पत्र में ये दिखा होगा और कांग्रेस के घोषणा पत्र को कर्नाटक के लोगों ने मान्यता देते हुए चुनाव जितवाया होगा। नहीं, ये है कि उसमें जो इंक्वायरी की गई है, 6 महीने कोई इंक्वायरी की गई, उसके बाद ये सामने आई हैं चीज़ें। कोई नहीं है, ये सब बोगस बातें हैं। ये कई बातें उन्होंने कहा। वो 10% टैक्स वाली भी बात ऐसी ही बोगस थी। वो इन्हीं के समय का कानून था, बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया। किसी को पता नहीं होता, लोग डेप्थ में नहीं जाते। हमारे यहाँ कितने लोग पढ़ते हैं? आप कुरान पे बोलते हो, आप गीता पे पढ़ते हो, कितने लोग गीता पढ़ते हैं? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? अभी मैं गया था सतना, वहाँ पे सवाल जवाब में किसी ने पूछा कि आप मनुस्मृति को क्यों गलत कहते हैं? मैंने, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? चुप हो गए। आपने मनुस्मृति पढ़ी है? बाबा साहेब आम्बेडकर क्यों कहते थे कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए? बोला जो मनुस्मृति को, जो हिंदू धर्म को गाली देता है। मैंने, क्यों नहीं देता? बिल्कुल देगा। तमिलनाडु में स्टेलिन के बेटे ने जो कहा कि हम सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते, डेंगू की जैसे मानते हो, ये पहली बार थोड़ी बोला उन्होंने। डीएमके का जन्म परियार के विचारधारा से हुआ। एआईएडीएमके, डीएमके से निकली हुई पार्टी है। आप एआईएडीएमके के साथ सत्ता में थे, तब आपको शर्म नहीं आई? तब भी तो बात यही थी। एआईएडीएमके की कौन सी पेरियार को छोड़ के अलग ये है? और यदि इंडिया गठबंधन दोषी है पूरा सनातन धर्म के खिलाफ, क्योंकि उनका एक घटक दल कहता है हम सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, तो फिर आपको बाबा साहेब आम्बेडकर को दी हुई भारत रत्न वापस लेना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने तो सनातन धर्म को के खिलाफ ही बुद्ध धर्म स्वीकार लिया। जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने, अभी जो बात हुई, अभी प्रधानमंत्री ने अभी कल परसों कहा कि कांग्रेस वाले, अभी ये सॉरी अमित शाह ने कहा अभी अमरावती में कल, उद्धव ठाकरे को हमने निमंत्रण दिया, सोनिया के डर से नहीं आए, ये राम में विश्वास नहीं रखते हैं। शंकराचार्य भी नहीं आए 4। आपकी हिम्मत है करने में? शंकराचार्य सनातन धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्य तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। वो क्यों नहीं आए? इसका जवाब दे। दूसरी बात, राम के यहां जाना ये आप तय करोगे या मेरी इच्छा तय करेगी? हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जब माता का बुलावा आए तब जाएंगे, तब जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप टिकट बुक करते हो, नहीं हो जाता, कोई काम आ जाता है, आदमी बीमार पड़ जाता है। मेरे साथ तो हुआ ही। तो लोग बोलते कि क्या हो गया, आप जाने वाले थे? बोले माता का बुलावा ही नहीं आया। जब हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि जब बुलावा आए तब जाएगा, तो ये बुलावा देने वाले ये कौन होते हैं? राम इनके बाप की बपोती है क्या? राम उतने ही मेरे हैं जितने इनके हैं। लेकिन आम्बेडकर जी ने जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया नागपुर के दीक्षा भूमि पर लाखों दलितों के बीच, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। पूजा जी, आपके दर्शकों को भी आश्चर्य लगेगा। पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, गौरी गणेश जैसे तमाम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। चौथी, मैं भगवान के किसी अवतार को नहीं मानता, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, यही मेरे विचारों के खिलाफ है। उसके बाद छठवीं, गौतम बुद्ध को मैं भगवान का अवतार नहीं मानता। ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं हैं। यदि आम्बेडकर राम को नहीं मानता, आम्बेडकर जी ने ये कहा पब्लिकली कि मैं श्री कृष्ण को नहीं मानता, उस आम्बेडकर को जब आप भारत रत्न देते हैं तो फिर आम्बेडकर को आपको टोटलिटी में लेना पड़ेगा। भारत रत्न देके दलितों के वोट लेते हो, तो आज एक हिंदू होने के नाते मेरा सवाल है सरकार को, भारत रत्न आपने उस आदमी को कैसा दिया जो हिंदू, जो कहता है कि मैं राम और श्री कृष्ण को नहीं मानता? मेरे हिसाब से भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि राम और श्री कृष्ण को मानना नहीं मानना यह व्यक्तिगत आस्था है, और ये संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं किसको मानूं ना मानूं। हमारे यहां हिंदुइज्म में कितने लोग हैं? शवाइट है जो शिव को मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं। गोरखनाथ का पीठ तो राम को मानता ही नहीं है। यदि योगी आदित्यनाथ जाके राम की पूजा करते हैं तो गोरखनाथ के पीठ के प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन राजनीति आदमी को क्या नहीं करवाया है, इसलिए आप राजनीति से दूर हैं। नहीं, राजनीति से हमारा प्रोफेशन है कि हम राजनीति, देखिए हम विश्लेषक हैं, हम विश्लेषण करते हैं जो दिखते हैं। और मेरे विश्लेषण में आप पूछिए मैंने क्या गलत कहा? यदि जितना दोषी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाके कांग्रेस और बाकी लोग हैं, उद्धव ठाकरे है, उससे बड़ा दोष तो फिर अम्बेडकर जी का है।
कि जिन्हें राम से मानने से इनकार कर दिया, फिर उस बाबा का नाम क्यों लेते हो आप? क्योंकि आपको दलितों के वोट चाहिए। आपको आंबेडकर जी से, आपको राम से, श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। राम को उसी का लेना देना है जो राम को मानता है। एक वचनी राम के सामने बहुवचनी आदमी कितना भी प्रेयर करे, कितना भी पूजा करे, 7 दिन का व्रत रखे, साष्टांग दंडवत करे, राम कभी नहीं फलेंगे उसको, क्योंकि राम एक वचनी को फलते हैं, तो बहुवचनी है। सुबह से शाम तक कितनी बार झूठ बोलते इनको भी पता नहीं है। मीटर ने काम करना बंद कर दिया झूठ के। तो आपको लगता है कि बीजेपी की इस गवर्नमेंट में कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है, गिनवा सकते हैं? मतलब आप कहीं कोई, मैं सवाल पूछता हूँ, क्या अच्छा काम हुआ? मैं तो सवाल पूछता हूँ। मतलब आप विश्लेषक हैं, आप मतलब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना कुछ आपने देश में देखा है। किसी भी सरकार को मैं एक पैरामीटर पे आंकता हूँ जी। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो एक घोषणा पत्र के साथ आती है कि हम ये करने वाले हैं। वो कितना हुआ है, ये बात है। सवाल घोषणाओं का नहीं है। आपने एक योजना अनाउंस कर दी, वो योजना के एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया क्या आपने? यदि 10 साल में जितनी साफ नियत से और नियति से मोदी जी ने काम किया, उसके बाद तो 81 करोड़ लोग भूखे मरने नहीं चाहिए इस देश में। क्यों ऐसी नौबत आई? क्या इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी, 2014 के पहले इस देश में रोज 85 करोड़ लोग भूखे सोते थे क्या? नहीं ना। ऐसा क्या हुआ 10 साल में कि आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और वो भी इसलिए कि लोग रात को भूखे न सोए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है कि आने वाले 5 साल तक अनाज फ्री दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भूखा सोए। इस देश के 85 करोड़ लोगों को भूखा सोने की स्थिति में लाया कौन? उनका कहना है, बीजेपी वालों का, तो पहले से ही भुखमरी के हालात। बिल्कुल नहीं थे, भुखमरी के हालात में थे ही नहीं। आपने लाया, आपने कोविड में ये योजना शुरू की। इनको रीज़न भी नहीं देना आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, पढ़े लिखे होना चाहिए ना। अनपढ़ गवारों के प्रॉब्लम है यही है। कोविड के समय जो देश की हालत हुई, उसमें रोजगार चला गया। उस टाइम खाने के लाले थे लोग, पैकेट भी, खाने के पैकेट मिलते थे लोगों को। उससे उभरा देश। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोविड से देश उभरा, आर्थिक प्रगति हो रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, सब दूर अब राम राज्य स्थापित हो गया है। तो फिर 5 किलो अनाज क्यों? कोविड के बाद लगातार चुनाव आए, और चुनाव के डर से आपको एक्सटेंशन करना पड़ा। मैं आज भी मानता हूं कि 81 करोड़ लोग भूखे नहीं सोते, लेकिन आपने लोगों की आदत बिगड़ दी। अब आपको डर लग रहा, विड्रॉ करेंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक बड़े जनरल सेक्रेटरी पार्टी के मुझे कह रहे थे कि अशोक जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा, मतलब एक वोट बैंक तैयार हो गया, लाभार्थी। मैंने बोला, ये वोट बैंक जो लाभार्थी है ना, ये वन टाइम पासवर्ड है। बोले कैसे? मैंने, लाभार्थियों की मेंटेलिटी होती है इंसान की। मुझे 1 साल तक 5 किलो अनाज फ्री मिला। पहले 2-3 महीने तो मुझे लगता है कि सरकार माँ बाप कितना कर रही है। 1 साल बाद वो मेरा अधिकार हो जाता है, और फिर मैं कहता हूँ कि मतलब फ्री अनाज आपका राइट बन जाता है। राइट बन जाता है। और फिर डिमांड बढ़ती है कि तेल भी चाहिए साथ में, मसाले मिलते तो और हो जाता। और ये मसाले और तेल से थोड़ी ना पेट भरता है, गैस भी तो जलानी पड़ेगी। 1200 रुपये की गैस लेके मैं क्या पूरेगा मेरे को? तो मुझे गैस भी सरकार फ्री में दे। और ये अंतहीन है, क्योंकि सिविक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें एक विषय है वांट्स। उसमें हमेशा कहा जाता है वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दे आर ऑलवेज रिकरिंग। आपके आज वांट है कि आप पॉडकास्ट कर रही है, आपका प्रोग्राम अच्छा चले, भगवान की दया से ये प्रोग्राम हिट हो जाएगा, खूब अच्छा चलेगा। आपको लगेगा ना कि अब मेरा अपना एक स्टूडियो होना चाहिए और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी पॉडकास्ट जैसा चलना चाहिए। जब आपके यूट्यूब चैनल्स हो जाएंगे और अच्छा रेवेन्यू आएगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत हो गया, आप सेटेलाइट चैनल चालू करूँ। जब सेटेलाइट चैनल चालू हो जाएगा, फिर आपको लगेगा सेटेलाइट चैनल एक हो गया, मैं पूरे देश में हर राज्य में। जब वो भी हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी फिल्म इंडस्ट्री, अब कम्युनिकेशन सिर्फ इतना नहीं है, अब फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं हाथ मारूँ। और जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये मैं पूरा देश चला रही हूँ। अभी आईबी मिनिस्टर आके हमको क्या बताता, अब मुझे आईबी मिनिस्टर भी बनना है।
जब आईएमए मिनिस्टर बन जाओगी तब आपको लगेगा कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के सामने हमेशा झुकना पड़ता है, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस है, फिर आपको नोबेल प्राइज़ है। सो आदमी के मरते दम तक। ये तो डिजायर्स हैं। इसीलिए गडकरी हमेशा कहते थे कि अच्छे दिनों की कोई भाषा नहीं, परिभाषा नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, हमेशा दिन अच्छे ही होते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे दिन चाहिए। यही अभिलाषा आदमी को लगातार काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। एवरीडे यू आर एमिंग। नहीं तो जो मिला वो रहा तो अपना आराम से रहे, बैठ गए, खा लिए, जी लिए। कुछ ऐसी भी बिरादरी है देश में, ये जो मिला उसमें बहुत खुश रहते हैं, बोले क्या करेंगे। लेकिन लगातार इंसान जो प्रगति करता है, लगातार जो आगे जाता है, वो इसीलिए कि कुछ ना कुछ नया बनता है। ठीक बात है सर। एक चीज़ और कि आप प्रगति की बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में प्रिडिक्शन, पहले आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका इलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन क्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कहते हैं कि आप बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हैं, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री होते हैं तो उनकी जगह आप किसको प्रधानमंत्री देखते? जवाहरलाल नेहरू के समय एक सवाल उठा था, जी। हु आफ्टर नेहरू, और बाद में वो सवाल एक मुहावरा बन गया। इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हु आफ्टर नेहरू। क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले थे, किसी ने जाना था? वो कहाँ से आए थे? वो उतना अनएक्सपेक्टेड जो जितना था, अब तो बीजेपी में उतना उससे ज़्यादा हो गया। जो स्टेट में नए चेहरे लाए गए हैं, उनको शुरू में लोगों ने गूगल करके चेक किया, भाई किसको बनाया है। वही तो कहा कि इसी भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 200 लोग ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप 5, 7, 10 नाम बता दीजिए। राजनाथ सिंह हो सकते हैं, येदुरप्पा हो सकते हैं, आपके गडकरी हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, रमन सिंह हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग नाम है योगी आदित्यनाथ का, आपने वो नहीं लिया। नहीं, बोला ना, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नए नए अभी चिपने, सेकेंडरी टर्म है, अपने यहाँ 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे लोग हैं। इसलिए मैंने जिन्होंने जनसंघ से काम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में, वो जनसंघ से आए, ऐसे भी लोग हैं। ये तो कभी बीजेपी में रहे नहीं, ये तो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर बन गए, और वो सीट गोरखनाथ पीठ को दी हुई थी इसलिए वो सांसद बन गए। लेकिन उनकी हिंदू युवा वाहिनी हमेशा चलती रहती थी, अपना एक अलग फोर्स लेके चलते थे वो। ये तो बाय फ्लुक चीफ मिनिस्टर बने और फिर कंटिन्यू रहे। अब इलेक्शन को लेके प्रेडिक्शन इस बार? इलेक्शन को प्रेडिक्शन ऐसा है, देखिए पिछली बार बीजेपी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था 303, अब इन्होंने कहा 370। तो मैं कई बीजेपी के नेताओं से मिलता हूँ और मैंने कहा कि 370 कहाँ से लाओगे आप? क्या राजस्थान में 28 आएगी आपकी? क्या गुजरात में 40 आएगी आपकी? जितनी जहाँ थी उतनी तो आपके पास है। कर्नाटक आपके पास है, छत्तीसगढ़ आपके पास है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, ये तो सब आपके पास है, यूपी आपके पास है। आपको इससे ज़्यादा लानी हो तो बंगाल से लानी पड़ेगी, 18 है, उससे ज़्यादा लेनी होगी, और फिर आपको केरल से उठानी होगी, आपको तमिलनाडु से उठानी होगी, तेलंगाना से उठानी होगी, आंध्र से उठानी होगी, जहाँ आपके पैर नहीं है। तो 303 के साथ जो 77 सीटें, यानी 370 पार जो बोला, तो 303 है, तो 67 सीट्स जो है इसी का जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा है। मैंने ठीक है, आप छोड़िए, अब ये जो 303 है कैसे बचाओगे आप? कैसे बचाओगे? महाराष्ट्र में आपके पास कितनी थी? 42 थी। इस बार महाराष्ट्र में 8 भी आना मुश्किल है। आपके पास बंगाल में 18 थी, 8 भी आना मुश्किल है। पिछली बार जब पूरे देश ने आपको 300 पार दिया, आप यूपी में 10 सीटों का गच्चा खा गए। तब अखिलेश के पास 25 लोग थे विधायक, अखिलेश के पास 100 से ज़्यादा विधायक है, मतलब 44 थे पहले, अब 100 से ज़्यादा है। इस बार आप 50 पे आ जाओगे, वहाँ गड्ढा भरेगा। जो 303 में गड्ढे हैं वो भरोगे कहाँ से? वही नहीं भरपाई होगी, तो आपका आंकड़ा कम होना ज़रूरी होगा। एंटी इनकम्बेंसी है, राजकीय सब रीजनल पार्टीज का जीने मरने का सवाल है। 370 तो भूल जाइए,
अब आइए 303 पे। अब ये 303 बचा पाएंगे आप? कैसे बचा पाएंगे? तो ये जो धारा 370, राम मंदिर, सीए और ये सब, इन सब का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। राम मंदिर हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब वो अयोध्या हो गया, वो मथुरा और काशी की बारी है। वो तो हो जाएगा, कोर्ट करेगा। ये भी कोर्ट ने किया, इन्होंने क्या तीर मारा? इनमें औकात होती, हिम्मत होती तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन लेके अध्यादेश चलाते, कानून बनाते, राम मंदिर बनाते। कोर्ट के भरोसे किया, कोर्ट ने आदेश दिया तब आ जाके राम मंदिर बना। और कोर्ट ने आदेश देता तो क्या करते? मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, यही चलता ना। तो धन्यवाद तो कोर्ट को देना चाहिए। आपने तो बाद में जो ट्रस्ट, कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्ट में जो लोग आए उनने क्या जमीनों के घोटाले किए, मतलब राम को भी भगवान को भी नहीं छोड़ा, सबको पता है। 370 में क्या तीर मारा आपने? धारा 370 में सिर्फ आपने एक क्लॉज, धारा 370 हटाई नहीं है, धारा 370 में सिर्फ बी क्लॉज आपने डिलीट किया है। इसके पहले धारा 370 पे बड़े बड़े काम बाकी सरकारों ने किए, इनसे बड़े। वहां अपना झंडा खत्म हो गया, वहां संविधान खत्म हो गया, वहां के अपने यहाँ की मिनिस्ट्रीज वहां काम करने लगी, उनका अलग इलेक्शन कमीशन था वो बंद हो गया। उसके बाद में चंद्रशेखर के समय तो अपना सीएजी वहां ऑडिट के अधिकार भी ले लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जहां जम्मू कश्मीर की लड़की यदि बाहर शादी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी बेदखल की जाती थी। उन्हें कहा नहीं कि दखल होगा, तो जम्मू कश्मीर में बचा क्या था? जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाहर का आदमी लैंड नहीं खरीद रहा था। आपने वो सेक्शन हटा के सारी दुनिया को बताया 370 हटाया, 370 हटाया। क्या हटाया आपने? सिर्फ लैंड लेने की परमिशन। लेकिन तो वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। कल जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार आएगी तो वो एक कानून पास करेगी, फिर वही होगा। आज बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, उनके यहाँ भी अलाउड नहीं है जमीन खरीदना, उन्होंने भी अपना एक कानून बनाया। हिमाचल ने इसके पहले ही कानून बना लिया है, बाहर की जमीन नहीं खरीद सकते लोग वहां पे। तो आपने कौन सा तीर मारा बताइए ना 370 हटा के? 370 हटी नहीं है, 370 वही है, उसका एक क्लॉज हटा, और उस क्लॉज हटाने में इन्होंने अपने पैरों पे पत्थर पड़वा दिया। 370 का जो क्लॉज, जो जमीन का जो मैंने बताया, उसके साथ केंद्र कोई अधिकार देता था कि वो बिना सरकार के परमिशन, राज्य सरकार के परमिशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस भेज सकते थे जम्मू कश्मीर में। आपने वो क्लॉज हटा के अपने पैरों पे पत्थर मारी, इसके लिए आपने वहां यूनियन टेरिटरी बनाई। क्योंकि यदि वो हटाने के बाद तो आपके अधिकार ही नहीं रहते, राज्य सरकार यदि कह देती वहां पे हम नहीं आने देंगे तो आप नहीं भेज सकते। इसलिए आपने यूनियन टेरिटरी बनाई वहां पे, क्योंकि आपको गलती समझ में आ गई। 370 ये ढकोसला हो चुका था। और सीए तो अभी लागू हुआ क्या? कहां लागू हो रहा है? उसकी परिभाषाएं कितनी हैं? ये सब कपोकल्पित है। हम ये कर देंगे। प्रधानमंत्री क्यों कहते कि भाई ये मुसलमान की हत्या होगी? कुछ महिलाओं का शोषण किया टीएमसी के नेताओं ने, गलत किया, और ममता के होते हुए किया है। ममता को शर्म आनी चाहिए, ममता दीदी को, कि एक महिला चीफ मिनिस्टर होते हुए उसके राज्य में ये अपराध घड़े। उसकी सजा उसको बंगाल की जनता बिल्कुल देगी। लेकिन वो तो जो कल्प्रिट था उसको तो पूरा सपोर्ट किया था, शेख शाहजहां। मैंने कहा ना आपको, सपोर्ट किया। मैंने इसलिए कहा कि दोषी है वो। उसके बाद वो जेल में है, क्योंकि कोर्ट ने जेल में करवाया, वो दोषी है। आप वहां तक मिलने जाते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही तो काम है प्रधानमंत्री का। ऐसी तो जगह जाना चाहिए ताकि जनता में विश्वास पैदा हो कि हमारा अभिभावक हमारे लिए है। तो एक छोटे जिले में हुए इस व्यभिचार के लिए प्रधानमंत्री का दिल रोता है। तो मणिपुर में पिछले 1 साल से ये व्यभिचार रोज हो रहे हैं। एक वीडियो आया जिससे पूरा देश हिल गया। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए, और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं। वहां की राज्यपाल रो रो के किस्से बताती है कि कितना व्यभिचार, मतलब अति हो गई है। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं याद आई मणिपुर की? क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है, छोटा राज्य है, 1-2 सीटें हैं, क्या मतलब है? ये बड़ा राज्य है। क्या किसी महिला की इज्जत का महत्व
उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें ये तय करेगा इस देश में। शर्म आती है मुझे मेरे अभिभावक पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक आईआईटी के लड़की का सामूहिक उसके साथ अत्याचार हुआ। करने वाले बीजेपी के नेता थे और पहले दिन से वीडियो में पकड़े गए थे, मालूम था, चिन्हित हो गए थे। लेकिन 1 महीने तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वो मध्य प्रदेश में चुनाव का काम कर रहे थे। वो आने के बाद आइए सरकार आपको अरेस्ट किया जाता है। ये हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला? इस देश के लिए मेडल लाने वाली हमारी बेटियां, जिसका शारीरिक शोषण एक गुंडे ने किया क्योंकि वो आपका सांसद है और बाहुबली सांसद है, आज आसपास के 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को और इन्फ्लुएंस करता है। आप में इतनी औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि आप उसके खिलाफ मुंह खोले। उन लड़कियों को अपनी इज्जत लूटी इसलिए न्याय मांगने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। ये किस मुंह से बात करते हैं कि हम महिला शक्ति की बात करते हैं? किस आधी आबादी की बात करते हैं ये? जहां इस देश की होनहार बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम लिया होगा, यदि उनको अपने खिलाफ हुए अन्याय का एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जाना पड़ता है, तो ये केंद्र सरकार की पुलिस दिल्ली में जो काम करती है वो क्या कर रही थी? व्यभिचारियों को मदद कर रही थी। आप महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात, हॉस्टल में घुस के व्यभिचार हुआ। लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कंप्लेंट की, यूनिवर्सिटी ने मामला रफा दफा कर दिया। एक लड़की ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, भला वो उस एक्टिंग चीफ जस्टिस का महिला थी गुजरात हाईकोर्ट की, उनने उसको संज्ञान लेते हुए रिट पिटीशन के लिए ली, एक इंक्वायरी की एक रिटायर्ड जज के, और जो सामने पुलिंदा आया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये राम राज्य चल रहा है, 35 साल से बीजेपी का राज्य है वहां पे और 10 साल से डबल इंजन की सरकार। क्यों नहीं प्रधानमंत्री चले गई लॉ यूनिवर्सिटी में? क्योंकि वहां कहते वोट मिलते ही है, वहां की 26 सीटें कहीं नहीं जाएगी। ममता की यहां 42 सीटें हैं, इसके लिए वहां की महिला की इज्जत है। मणिपुर में 2-3 सीटें हैं तो इज्जत नहीं है। गुजरात तो मेरे घर का है, तो वहां इज्जत को क्या लेना देना? ये सवाल पूछूं तो इन इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के सामने आप जो मुद्दे बोल रहे हैं ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष के पास क्या है जो वो विपक्ष लगातार नरेशन विपक्ष का एक ही है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे विपक्ष लगातार बोल रहा है। और जैसे कि मोदी स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है, वो हमेशा ध्यान भटकाने के लिए नए नए इश्यूज लाते हैं। और नए इश्यूज कौन से हैं? कि ये झूठ बोलना कि ये अपने हिंदुओं के मंगलसूत्र मुसलमानों में दे देंगे, उसको लगा इसी पे बहस होती रहेगी, चुनाव निकल जाएंगे। लेकिन विपक्ष भी बहुत है। 2 लोगों ने कहा कि आप दिखा दीजिए, झूठ बोल रहे हैं आप, और फिर लगातार महंगाई की बातें हो रही है। उनको बोलने दीजिए जो कुछ बोलना है। आपको याद दिलाता हूँ मैं, जब तीसरी बार ये मुख्यमंत्री पद के लिए लड़े गुजरात में, तब इनके खिलाफ बहुत वहाँ पे मामले थे। विपक्ष भी तब पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। 99 सीट्स आई थी कांग्रेस की तब, याद होगा आपको। इस बार कितनी आएंगी? नहीं, गुजरात की विधानसभा की बात। अच्छा, विधानसभा। वैसे लोकसभा में इस बार कितनी आप तो सुन तो लीजिए उसका पूरा। तब नरेंद्र मोदी का कैंपेन, पहला कैंपेन क्या था? शुरू हो गया कैंपेन। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का इलाज का खर्चा इतने करोड़ रुपए हुआ। भाई किसने कहा? बोले इस अखबार में छपा। उस अखबार का ग्रैब किया गया, उस अखबार के मालिक का स्टेटमेंट आया कि हमने कभी खबर नहीं छापी। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा पीटीआई में आया था। फिर पीटीआई वालों ने स्टेटमेंट रिलीज किया 15 दिन के बाद। हमने हमारा पूरा न्यूज़ नेटवर्क पूरा चेक किया, हमने ऐसी कभी खबर नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि आरटीआई के एक्टिविस्ट ने लिखा है। फिर वो आरटीआई एक्टिविस्ट आ गया कि मैंने सवाल पूछा था और ये जवाब है सरकार का। प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोल रहे हैं उससे 1/4 आंकड़ा ही है। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो 1/4 है, लेकिन हुआ तो सही। उन्होंने 10-15 दिन निकाल दिए उसमें। उसके बाद उनको लगा अब क्या करें, गुजरात में बात करेंगे तो फंस जाएंगे। उनने तुरंत दूसरा कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शशि थरूर की पत्नी पे आरोप। पूरा विपक्ष 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे पीछे लग गया जवाब देने में। उन्होंने 15 दिन निकाल लिए। और आखिरी 1 सप्ताह प्रधानमंत्री का भाषण है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उन्होंने एक ऐसा कागज दिखाया रैली में, बोले ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, गुजरात का सर क्रिक पाकिस्तान को देने जा रहा है, जब तक मोदी के जान में जान है मैं होने नहीं दूंगा। कौन सा पत्र भाई? आप तो प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, वो पत्र ढूंढिए अभी। और यदि मनमोहन सिंह ने पत्र लिखा होगा तो जेल में डालिए।
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, देश की भूमि पाकिस्तान को देने के लिए नहीं बनाया था। टैक्स पेयर हूं, पूछूंगा सवाल। वो भी आपने झूठ बोल के निकाल लिया। कांग्रेस वाले मूर्ख उसी में उलझते रहे। तब कांग्रेस यदि ये बोल देते कि ठीक है, गर्लफ्रेंड है 50 करोड़ की अपने जगह पे, लेकिन एक गोचर की जमीन कैसी दी तुमने उद्योगपतियों को? उत्तर गुजरात में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? जवाब दे मोदी जी। मोदी जी के पास जवाब नहीं था। आज मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। 2014-2019 के घोषणा पत्र के लिए जवाब नहीं है। 2024 का घोषणा पत्र तो नया लॉलीपॉप है। जब आपके पास बेरोजगारी, महंगाई पे, गिरते हुए रुपए पे, गिरता हुआ एक्सपोर्ट पे, जो खाई बढ़ रही है 200 अरब डॉलर की, उस पे, चाइना जो अभी जमीन पे घुसा है भारत के, उस पे जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप फोकस चेंज करते हैं। तो आपको ये लगता है जो ये स्कैटर्ड विपक्ष है? किसने कहा स्कैटर्ड विपक्ष है? क्योंकि आप कहीं भी देखें, किसी स्टेट में किसी की नहीं बन रही है, किसी की नहीं बन रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये नरेशन है बीजेपी का। ये नरेशन है बीजेपी का। कांग्रेस जहां बीजेपी के आमने सामने है, वहां कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस यूपी में है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वहां समाजवादी है, तो कांग्रेस समाजवादी के साथ है, वहां समाजवादी तय करती है। बंगाल में पिछली विधानसभा में ये हुआ कि लेफ्ट और कांग्रेस ने इनडायरेक्टली ममता का समर्थन किया। उनको लगा ममता सत्ता से बाहर नहीं जाए। उसका रिपल्केशन ये हुआ कि ममता की तो सीटें बढ़ गई, लेकिन बीजेपी की भी 73 हो गई। ये 70 सीटें बीजेपी की कहां से बढ़ी? ममता की सीटें बढ़ी, तो ये 70 सीटें कौन सी है? वामपंथी दलों की और कांग्रेस की। ये क्यों गई बीजेपी में? ये इसलिए कि ये लोग वो थे कि जो ममता को विरोध करते थे। तो अपोजिशन का जो वोट है, वो यदि अपोजिशन कोई नहीं रहा तो बीजेपी में चला जाता है। इसलिए इस बार बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट लड़ रही है, ताकि जो अपोजिशन का वोट तो बीजेपी में नहीं जाए, वो हमारे पास आ जाए और बीजेपी का फायदा नहीं हो। और यही चाल बीजेपी ने ओडिशा में की। ओडिशा बीजेडी के साथ मिलकर बीजेपी इलेक्शन लड़ने वाली थी। दोनों का टाई अनाउंस हो गया था, बाद में टाई ब्रेक हो गया, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी एक साथ ओडिशा में चुनाव लड़ती तो विपक्ष का स्पेस किसको मिलता? कांग्रेस को। कांग्रेस वहां जिंदा हो जाती। इसलिए उन्होंने अपोजिशन में रखा कि अपोज का जितना वोट है वो बीजेपी में जाए, कांग्रेस में नहीं जाए, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस वर्सेस बीजेडी ये संघर्ष हुआ करता था। कांग्रेस शने वहां खत्म होती गई। उनको लगा बीजेपी हम साथ में आ गए तो कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। जो लोग बीजेडी को नहीं चाहते वो कांग्रेस में चले जाएंगे। तो ये वोट स्प्लिट है। यही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया। वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दो पक्ष है। यदि कांग्रेस आम आदमी एक हो जाती है पंजाब में, तो फायदा किसका होगा? अकाली दल का होगा। इसलिए आमने सामने है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये समझने की जरूरत है। यदि ये कहते कि भाई तुम साथ में हो, उधर क्यों अलग लड़ रहे हो, तो मेरा सवाल है आप बीजेडी के साथ थे, क्यों अलग लड़ रहे हो? अब ये बताइए, इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की सीटों का क्या प्रेडिक्शन आप लगा? कांग्रेस इंडिया अलायंस का प्रेडिक्शन क्या होगा, इससे ज्यादा मैं बीजेपी कितने पे आएगी इस पे, मेरे हिसाब से बीजेपी 220 से 230 के बीच में रुकेगी। जो पहले फेज के चुनाव के नतीजे जो दिख रहा है सामने, सेकंड फेज भी बहुत कोई खास नहीं है। बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटेजी को रीरूट कर रही है। अमित शाह जी बनारस में बैठे लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। संघ नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कार्यकर्ता इसलिए नाराज है कि जिनके खिलाफ बीजेपी ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हीं के लिए बीजेपी वोट कैसा मांगेगी, सवाल वो है। क्योंकि जो बाहर के आए लोगों को इतने टिकट दिए गए कि ओरिजिनली बीजेपी वाला चीटेड समझता है अपने आप को। सवाल ये है। ठीक बात है। चलिए, अब तो इलेक्शन चल ही रहे हैं, रिजल्ट जब आएगा तब भी मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करूंगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। आपने इतना टाइम दिया, इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका आने के लिए। तो द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आज हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे भाऊ अशोक वानखेड़े जी। आप उनका पूरा पॉडकास्ट ये देखिएगा और उनका जो चैनल है वो भी देखिएगा। चैनल का प्लीज नाम बताइए सर एक बार। न्यूज लॉन्चर जो है वो भी देखिएगा, सर ने बताया न्यूज लॉन्चर आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी सजेशन हो, वो प्लीज आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा और आगे भी आप हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।